हेलो एवरीवन, आपके सामने ओपन है यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस। इस सिलेबस में आप देख लीजिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा, लगातार हम लोग पेट की आपकी चैप्टर वाइज मैराथन क्लास कर रहे हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, जिसमें पूरे मैराथन के माध्यम से मैं पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा, वो पॉलिटी का रहेगा। संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ मैं आपको थ्योरी के माध्यम से और लगातार क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों एक साथ में आपके साथ कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं ही आने की उम्मीद है, भगवान चाहेंगे इसी में से आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पूरा पीडीएफ। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर आपका क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके हम लोग सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर फ्री पीडीएफ शेयर होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें आपका कहा गया है कि जो दो शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, वो कौन से दो शब्द थे। ठीक है, तो आपका जो शब्द जोड़े गए थे वो था आपका समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भी कहीं कहीं मिलता है, तो दोनों सही है आपका। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़े गए थे। क्या दो ही शब्द जोड़े गए थे? जी नहीं, तीन शब्द जोड़े गए थे। अब इससे 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, सब हम लोग आगे समझने वाले हैं। कैसे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, 42वां संविधान संशोधन। क्या क्या हुआ यहाँ पर देखो। इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। मतलब 42वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने कहा था ना तीन शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक आपका समाजवाद, एक आपका धर्मनिरपेक्ष और एक आपका अखंडता। तो ऊपर पहला और दूसरा ये दो पढ़ लिए थे। एक अखंडता भी आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया जाता है। ठीक है ना, मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और 42वें संविधान संशोधन में बहुत चीजें हुई थी। 42वें संविधान संशोधन के बाद नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य मिले, है ना। मतलब 10 मौलिक कर्तव्य बताया गया, न मिले नहीं, मतलब नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य कब बताया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य भी करा दिया था। ठीक है ना, ये जो आपके कराए गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, और जैसे ऊपर मौलिक कर्तव्य और अधिकार दोनों अलग अलग चीजें, देखो मैंने मौलिक कर्तव्य बता दिया, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अब अधिकार समझ लो। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21A, है ना, जैसे मौलिक अधिकार कई सारे हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। उनमें से एक अनुच्छेद 21A में जो मौलिक अधिकार बताया गया है, उसमें क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष की सभी आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ऐसा बताया गया है। ठीक है ना, इसे 86वें संशोधन अधिनियम, किसे? ये जो अनुच्छेद 21A है ना, इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है ना, अच्छा, यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को प्रदान करता है। तो समझ गए, मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में बताया है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। इस मौलिक अधिकार में ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान बताया गया है। और ये जो आया था, ये कब कैसे आया? तो 86वें संशोधन के द्वारा ये लाया गया था। क्लियर हो गया होगा? चलो, आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की विशेषता है? तो संविधान की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। तो संविधान आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। और भारत के सबसे सामाजिक वंचित को लिए विशेषाधिकार, जी हाँ, मतलब जो अति पिछड़े लोग हैं उनको क्या करता है? एक विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो उस हिसाब से तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। अगर ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन आपका 4 वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ बातें जान लेते हैं अच्छे से इसके बारे में। देखो हुआ क्या था, दिसंबर 1946 और नवंबर
1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बैठक किया और उस पर चर्चा किया। क्या चर्चा किया? इन चर्चाओं के परिणामता मतलब जब ये चर्चा हुई इसका फायदा क्या हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। और ये निर्माण कब आपका मतलब निर्माण हुआ और ये लागू कब हुआ? लागू सबको पता है ना? सब लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। संविधान की एक विशेषता इसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब एक विशेषता है कि सार्वभौमिक सभी लोग को मताधिकार करने का अधिकार है। ठीक है, अब किसके लिए समझ लो, मतलब किस एज के 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मताधिकार की अनुमति दी जाएगी। ये आपका हुआ, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में यही बताया भी गया था, आप देख लो यहाँ पर, है ना, मताधिकार वाला था। ठीक है, अच्छा, सभी नागरिकों, सेकंड क्या है? सभी नागरिकों को समान अधिकार है, ये भी देख लेते हैं विशेषाधिकार को छोड़कर, है ना, ये हो गया। अब आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने लिंग वर्ग शिक्षा की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को यह अधिकार देना चुना। मतलब किसी भी लिंग के हों आप, मतलब मेल फीमेल, या फिर आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, सबको शिक्षा का समान अधिकार दिया गया। ये हो गया। ठीक है, अब देख लो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी। संविधान की एक दूसरी विशेषता यह की थी, यह सभी नागरिकों को उनकी जाति धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता था। मैंने आपको पहले ही बताया, तो सबको समान अधिकार। ठीक है, अच्छा, और विशेषाधिकार भी कुछ लोग को था। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी, इसने सबसे गरीब मतलब जो अत्यंत गरीब लोग हैं या फिर वंचित मतलब सबसे वंचित भारतीय हैं, उनको विशेषाधिकार प्रदान किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अस्पृश्यता की प्रथा जिसे भारत के उचित नाम पर कलंक और धब्बा के रूप में वर्णित किया गया था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता का अंत हो गया। ठीक, अच्छा, अब देखो प्रस्तावना में आपके कुछ शब्द जोड़े गए थे, उन शब्दों का आपका सही क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन से अलग है। ठीक है, अब देखो क्या है, वो ये शब्द जोड़े गए थे, उनका क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रम क्या था? देखो मुझे बस इतना याद है कि जो पहला शब्द था वो क्या था? न्याय था। न्याय था पहले न्याय मिलेगा, फिर स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर समता का भाव करेंगे और फिर बंधुत्व। ठीक है, मिलजुल का सब रहेंगे। तो न्याय इसमें भी स्टार्ट नहीं, ये भी नहीं, ये भी। चौथा ऑप्शन में न्याय स्टार्ट है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। न्याय और बंधुत्व, पहला और लास्ट याद कर लो। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना एक दस्तावेज का परिचयात्मक कथन है जो इसके दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाता है। अब प्रस्तावना को हम लोग अच्छे से समझेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है ना, ये अपनाया गया था। और ये प्रभावी कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो प्रभावी हुआ जब आपका संविधान मतलब जब हम लोग संविधान वो बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तब प्रभावी हुआ। लेकिन आपकी जो अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है और अधिकारों के स्रोतों की ओर इंगित करती है। ठीक है ना, अब समझ लो इनका क्रम क्या था। तो मैंने पहले ही आपको बताया, पहले क्या होगा? न्याय होगा, फिर स्वतंत्र होंगे, फिर समता होगी और फिर बंधुत्व आएगा। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। न्याय में क्या बात बताएगी, स्वतंत्रता का क्या मतलब है, इन सबको समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि आप समझ रहे होंगे, न्याय से आप समझ रहे होंगे न्याय का मतलब है समाज में व्यवस्था बनाने के लिए जिसका वादा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्राविधान के माध्यम से किया गया। मतलब न्याय सबको मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कुछ भी हो, मतलब न्याय के लिए सबको अधिकार भी है। ठीक है, समानता क्या मतलब है? सब लोग क्या है? समान है। समान मतलब हर किसी भी वर्ग का हो, वही बात है। समानता शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं है। मतलब जो वो है, मतलब क्या कह सकते हो कि जो गरीब वगैरह हैं उनको छोड़कर, है ना, बाकी और किसी भी वर्ग के हो, जैसे आप कह सकते हो कि मतलब कोई नेता है या फिर अगर जो कोई एक आम आदमी है, तो उन सबके लिए क्या होगा? समान अधिकार होगा। सभी लोगों को बिना भेदभाव किए हर चीज पर समान अवसर दिया जाएगा। कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, पिछड़े वो लोगों को छोड़कर। स्वतंत्रता मतलब आप स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कुछ मतलब
देखो स्वतंत्रता को अधिकार है लेकिन वो एक दायरे में है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो। तो देखो एक कानून के दायरे में रहकर आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। स्वतंत्र का शब्द का अर्थ है लोगों को अपनी जीवन शैली चुनने, राजनीतिक विचार और समाज में व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून के दायरे के अंदर ही, ये आपका स्वतंत्रता हो गया। बंधुत्व का मतलब है सब भाईचारे से रहें, है ना। भाईचारे की भावना देश के सभी लोगों में एक साथ भावनात्मक लगाव है और बंधुत्व राष्ट्र में गरिमा और एकता की ओर बढ़ाने में मदद करता है। तो ये आपका सही क्रम हो गया, मैंने आपको बता दिया। न्याय पहला है और बंधुत्व लास्ट है। अगला क्या कह रहा है, रिट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन है जिसके विरुद्ध आपका जो आपका रिट है वो सार्वजनिक पद, हाँ क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेश या फिर रिट केवल सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के ही विरुद्ध आ सकता है। तो बताओ कौन सा ऐसा रिट है जो सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ही हो सकता है। तो ये होता है आपका परमादेश। परमादेश जो होता है वो सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के ही विरुद्ध हो सकता है। अब समझ लेते हैं परमादेश होता क्या है। देखो परमादेश का सीधा सा मतलब होता है कि मतलब कोई चीज का आदेश देना, है ना। तो आदेश कौन देगा, मतलब जो आपके कुछ एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन्हीं को केवल ये आदेश दिया जा सकता है। मैं और अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि आदेश मतलब गवर्नमेंट किसी को भी कोई कुछ काम करने के लिए आदेश दे सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे आप कहें टाटा है या अंबानी है, उनको गवर्नमेंट कहते कि आप ये आदेश करो, नहीं, ये नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये क्या होगा, ध्यान से सुनो, क्या कहा, सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ही हो सकता है। तो वो क्या है, परमादेश है, ठीक है ना, और सबके विरुद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो समझा देता हूं मैं आपको। परमादेश लैटिन शब्द में क्या है, रेट ऑफ मैंडमस है ना। रेट ऑफ मैंडमस होता है परमादेश का सही अर्थ, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, हम आदेश देते हैं, मतलब कोई चीज आदेश देकर काम कराया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें, यह एक अधीनस्थ न्यायालय का एक प्रशासनिक न्यायालय, मतलब प्रशासनिक न्यायालय मतलब एक सरकारी अधिकारी। मैंने कहा ना कि जो है आपका न्यायालय है वो किसी अधिकारी को आदेश देगा। अधिकारी या फिर मंत्रालय या फिर संस्था या फिर निगम को एक विशिष्ट कार्य करने या फिर कार्य से रोकने के लिए बाध्य करने के लिए एक उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश होता है। मतलब एक तरीके का आदेश होता है जो किसी कानून, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है या फिर किसी सरकारी उच्च पद पर है उसको दिया जाता है, जिससे कानून के तहत वह निकाय कार्य करने के प्रतिबद्ध है या कार्य करने में विफल है, ठीक है ना। अब किसको किसको परमादेश नहीं दिया जा सकता ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, विभागीय निर्देश लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक बल नहीं है, मतलब जिसमें लीगल प्रोसीजर, लीगल फोर्स नहीं है, आप उसको परमादेश नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। किसी को काम करने का आदेश देना जब काम का प्रकार विवेकाधीन या अनिवार्य हो, अनिवार्य ना हो, है ना। कोई काम करना अनिवार्य ना हो फिर भी आप उसको विशेष तरीके से आप परमादेश नहीं दे सकते हैं। एक संविधात्मक दायित्व को लागू करने के लिए ये भारतीय राष्ट्रपति के एक संविधात्मक दायित्व को लागू करने के लिए भी आप परमादेश नहीं दे सकते हैं। अगला, भारत, इसको रिलेट कर लेते हैं। हाँ, भारतीय राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी परमादेश नहीं हो सकता। न्यायिक क्षमता में कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब जैसा नाम है, बंदी मतलब बंदी बना लो, प्रत्यक्ष मतलब उसको क्या करो, प्रत्यक्ष कर दो। तो बंदी बनाने के बाद प्रत्यक्ष करने का भी मतलब एक प्राविधान होता है, ठीक है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, हैवियस कॉर्पस लैटिन शब्द है का शरीर रखना, है ना। इस प्रादेश का उपयोग गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय एक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार, एक व्यक्ति मतलब मान लो आपको पुलिस जो है वो एक व्यक्ति हो गया, वो आपको क्या किया है, किसी अन्य व्यक्ति आपको गिरफ्तार किया है, ठीक है, उसके शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करता है तो ये आदेश दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से कि उसको आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। कितना समय होता है, ये थोड़ा सा कुछ समय होता है, उसके अंदर शायद 24 घंटा या कुछ होता है कि उसके अंदर आपको प्रस्तुत करना होता है, ठीक है।
प्रतिषेध मतलब होता है कोई चीज मना करना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ निषेध होता है। एक न्यायालय जो उच्च स्थिति में है, एक न्यायालय के खिलाफ निषेध प्रदेश जारी कर सकता है। मतलब कोई न्यायालय अगर हाई है और उससे छोटा न्यायालय है कोई, तो जो उच्च वाला है वो छोटे को क्या कर सकता है, मतलब उसकी बातों को निषेध कर सकता है। जो बाद में अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने या फिर उसके अधिकार क्षेत्र को हड़पने की रोकने की स्थिति में है, जो उसके पास नहीं है, यह निष्क्रियता को निर्देशित करता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही जानो कि प्रतिषेध किया जा सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण लेख क्या होता है? उत्प्रेषण लेख के प्रादेश का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित करना या फिर सूचित किया जाना होता है। ठीक है ना, मतलब किसी चीज को इन्फॉर्म करना, यही आपका क्या होता है, उत्प्रेषण लेख। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो किस देश से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना, आयरलैंड से आपका प्रक्रिया लिया गया है राष्ट्रपति को चुनने की। ठीक है, और भी किन देशों से क्या क्या लिया गया है अब ये समझेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली आपका आयरलैंड से लिया गया है। हालांकि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद आपका तैयार किया गया। और अगर हम बात करें तो 2 वर्ष एग्जैक्ट बात किया, 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन, शायद 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन या 18 दिन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके मुझे इसको जरूर बताइएगा कि ये दिन कितना था। 2 वर्ष 11 माह तो कन्फर्म है। ठीक है ना, इतने लगभग आपका 3 वर्ष का कह दिया जाता है, तो ये दिन आप मुझे बता देना। ठीक है, अब देखो किस देश से क्या क्या लिया गया मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट आपका सरमवर्ती सूची है, और ऑस्ट्रेलिया में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये आपका कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, चलो जान जाते हैं। आयरलैंड से आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत को लिया गया। इसको ऐसे याद कर सकते हो, नीति निदेशक, निदेशक बोलने पर नींद आ रही है, नींद का फीलिंग, और नींद का मतलब क्या, लैंड पर नींद आती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति चुनाव ऊपर मैंने बता दिया कि विधि आपकी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से काफी चीजें ली गई। ब्रिटेन से आपका एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार रिट और संसदीय सरकार, कानून का शासन और आपका द्विसदन, ये सब कुछ आपका किससे लिया गया है, ये सब कुछ आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अच्छा अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका से आपका राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, मौलिक अधिकार, ये आपका कहाँ से लिया गया, ये आपका कह सकते हो कि अमेरिका से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का पद भी आपका अमेरिका से लिया गया। ये मैं आपको याद करा देता हूं कि जो आपका अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, कैसे देखो अमेरिका के लोग बहुत आगे हैं, ये आपका विकसित देश है। तो क्यों आगे हैं, कि उनको अपना अधिकार पता है ना, जिनको अपना फंडामेंटल राइट्स पता होता है, वो लोग हर चीज के लिए लड़ जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, तो इस वजह से वो आगे होते हैं। अमेरिका का मौलिक अधिकार हो जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। कनाडा को भी सबसे संघात्मक व्यवस्था यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो एक मजबूत, मैं आपको याद करा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद किया, उसको मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो कनाडा बोलो तो यहाँ पर फीलिंग किसकी, नारा वाली आ रही है ना, और नारा किसका होता है, एक संघ का होता है। तो संघात्मक विशेषताएं जो होती हैं वो आपकी ली गई हैं कनाडा से। बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, जैसे केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कनाडा से लिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी जो है वो भी आपका कनाडा से लिया गया। और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये भी आपका कनाडा से लिया गया। जापान से बात किया जाए तो जापान से आपका सिंपल एक चीज, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो आपका जापान से लिया गया। सोवियत रूस से कर्तव्य लिया गया। और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श लिए गए, है ना, ये सब आपका कहां से लिया गया, सोवियत रूस से। जर्मनी, मनी बोलो ना, मनी ना रहने पर क्या आता है, आपातकाल आ जाता है। तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये लिया गया है। ठीक है,
और फ्रांस से बात किया जाए तो फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं फ्रांस से। ठीक है, अगला जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ये सबको पता होगा 395 अनुच्छेद थे। बाकी चीजें समझ लेते हैं। देखो, मूल रूप से जो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में 22 भाग, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। परंतु वर्तमान में 1950 के अधिनियम के बाद से 104 संशोधनों के कारण इनकी जो संख्या हो गई अनुच्छेद की, कितनी हो गई, परसेंट कितनी हो गई थी, 448 हो गया। ठीक है ना। साथ ही अनुच्छेद कितने हो गए, 448 वर्तमान में। साथ ही संविधान में 25 भाग और अनुसूची कितना हो गई, 12। पहले से अनुसूची कितनी थी आपकी, 8। ठीक है ना, 8 थी और भाग पहले 22 थे, अब 25। संविधान यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन भारत को प्रत्येक कौन बना, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास क्या था? तो भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। तो संविधान सभा के आपका कह सकते हो कि जो निर्माण का सर्वप्रथम विचार किसने रखा? एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा के गठन करने की मांग की अंग्रेजों से। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 1938 में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि भारतीय संविधान सभा को सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुना जाएगा, मतलब मैक्सिमम वोट देंगे, मताधिकार द्वारा चुना जाएगा। और भारत का संविधान सभा का गठन, भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया। तो संविधान का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था। ठीक है ना। और संविधान सभा की पहली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है ना। इस समय एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? कमेंट करके बताना, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष तो सबका पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कौन? ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये आपका पंडित नेहरू द्वारा आपका जो प्रस्तुत किया गया था। और परमानेंट अध्यक्ष कौन बनाया गया संविधान सभा का? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान है? कौन से भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया? तो भाग 2 में आपका भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 2, पहले भाग 3 से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या बताया गया? यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो किससे है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 और 35 शामिल है। ठीक है, तो संविधान के भाग 2 में आपका अनुच्छेद 12 और 35 शामिल है, 12 से लेकर 35। ठीक है, और ये हैं कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता शामिल है। ठीक है ना। अच्छा, और अगर जो बात किया जाए संविधान के भाग 4, तो भाग 3 देखो, भाग 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भाग 3 में आपका कह सकते हो मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। ठीक है, जबकि भाग 4 की बात किया जाए तो भाग 4 आपका डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 आपका शामिल है। डीपीएसपी में नियुक्त प्राविधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हालांकि कानून बनाने के इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है ना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आपका कहाँ आयरलैंड द्वारा लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड द्वारा लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया। और अभी ऊपर भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता को। ठीक है, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। आप समझ लेते हैं 5 से 11 कौन कौन से, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है ना, इसमें एक बताया गया था संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में आपका अनुच्छेद 5 में बताया गया। अनुच्छेद 6 पूरा ही आपका नागरिकता से रिलेटेड है। पाकिस्तान के प्रवास करने
वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता का अधिकार है, अनुच्छेद 6 में बताया गया। अनुच्छेद 7 में आपका पाकिस्तान के प्रवासियों की नागरिकता है, ये अनुच्छेद 7 में बताया गया। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल से संबंधित कुछ व्यक्तियों को नागरिकता अनुच्छेद 8 में बताया गया। अनुच्छेद 9 में एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जन कर सकता है, यह अनुच्छेद 9 में बताया गया। अनुच्छेद 10 में भारत के अधिकारों की नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में आपका अनुच्छेद 10 के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करती है, यह अनुच्छेद 11 में बताया गया। ठीक है। अच्छा, और भाग 1 में क्या बताया गया? तो भाग 1 में आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है। तो यह संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है ना। संविधान के इस भाग में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामांकन, विलय या परिवर्तन में कानून शामिल है ना। मतलब आप सीमा से रिलेटेड है, क्षेत्रफल से, मतलब कौन सा कहाँ कितना एरिया होगा उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। और मेन अगर देखा जाए कि वो मतलब सीमाओं मतलब उस सीमा को मत समझिएगा। सीमाओं का मतलब आप कह सकते हो कि जो किसकी एरिया कहाँ से तक होगी, कहाँ से कितना, जैसे ये भारत का ये एरिया यहाँ से कट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सब से रिलेटेड है ये आपका सीमा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर जो बात किया जाए, नेक्स्ट क्या है ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्या है? मौलिक कर्तव्यों की अवधारणाओं को, मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है कि किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य मैंने ऊपर ही बता दिया, आपके सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में गणतंत्र का विचार और स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व, ये सब आपके फ्रांस से लिए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का मॉडल, मौलिक अधिकार मैंने बताया अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछता है। तो मौलिक अधिकार आपका पहला जो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25-28। और शैक्षिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आपका अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा। ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा आपका जर्मनी से लिया गया है। अच्छा, कौन सी ऐसी दो आपके मौलिक अधिकार हैं जो कभी आपके खत्म नहीं किए जा सकते? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। देखते हैं कौन बताता है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आपसे पूछा जा रहा है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? इसको मैं और छोटा करूँ। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये आपका फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिया गया, लिखा है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ। और भारतीय संविधान अपने कुछ तत्वों के लिए कई स्रोतों पर आधारित है। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी से लिए गए हैं ना। अगला, रूसी संविधान से क्या क्या लिया गया? ये तो मैंने बता ही दिया। मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अगर जो बात किया जाए अमेरिकी संविधान से, तो अमेरिकी से भी मैंने ऊपर बता दिया आपको। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युत और आपकी उपाध्यक्ष का पद, ये सब आपका अमेरिका से लिया गया। अगला जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में आपका रूपांतरित किया गया। तो ये काम किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है ना। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना में मूल सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित किया। इस संकल्प को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। ठीक है ना। इसने अपने बाद के सभी चरणों के माध्यम से संविधान की अंतिम आकार को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना, मतलब जो पहले उद्देश्य प्रस्ताव था अब वो क्या हो गया? प्रस्तावना हो गया। किसके द्वारा लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। भीमराव रामजी अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले आपके क्या बने? न्याय मंत्री थे।
वह भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आपका आंदोलन भी चलाया। उन्हें भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 1990 में उन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न, है ना। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात हो रही है। इनका जन्म जो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू में हुआ था। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले आपके राष्ट्रपति थे। 1950 से लेकर 62 तक आपके थे आपके राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई है। ठीक है ना। और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मतलब भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जिसने भारत गणराज्य के पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया जो 1948 से लेकर 1950 तक चला। ठीक है। वह 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी बने। ठीक है ना। चंपारण में सत्याग्रह आत्मकथा बापू के कदमों में, सीन्स इंडिपेंडेंस और आपका साहित्य, शिक्षा और संस्कृति और भारतीय शिक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। जेबी कृपलानी की अगर जो बात किया जाए, उनका मूल नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी था लेकिन लोकप्रिय रूप से उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भाग लिया। 1943 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। तो ये थे आपका संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं थी, ये आपके सिलेबस में था। उससे रिलेटेड जितनी भी बातें यहाँ पर देखो थी, लगभग मैंने बता दिया इस मैराथन के माध्यम से। अब अगली वीडियो ले आऊँगा नीति निर्देशक तत्व पे, फिर मौलिक अधिकार पे। ऐसे ही आपका जो चैप्टर वाइज मैराथन के माध्यम से सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। देखा जाए तो 3-4 मुश्किल से 1 2 3 आपका 4 5 6 7 मैराथन में इनकी कहानी खत्म, चैप्टर वाइज मैराथन में। अब देखो इसमें आपका क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जा रही है अच्छी खासी, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपका वो भी हो जा रहा है, मतलब टॉपिक भी क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे और भी सब्जेक्ट्स की मैराथन लगातार चल रही हैं, है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बता दिया, वैदिक, इन सब पे भी पूरा PDF सब कुछ के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो उनको आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर चैप्टर वाइज मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से भी देख लेना। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।